हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि मार्केस की बेटी ठीक हो चुकी है और मार्केस ब्रैनफोर्ड ने गिस्लिन से वादा किया है कि वो गिस्लिन का गार्डियन बनेगा और उसकी रक्षा करेगा। अब इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि मार्केस ब्रैनफोर्ड ने अपनी बेटी को दोबारा से दुनिया के सामने लाने के लिए और गिस्लिन का सम्मान करने के लिए एक बहुत ही बड़ी सी पार्टी दी होती है। यहाँ पर बहुत सारे बंदे होते हैं। आर्डेनिया राजधानी की अलग अलग जगहों के पावरफुल लोग यहाँ पर जमा होते हैं इस पार्टी में और आपस में बातें कर रहे होते हैं। क्या तुम लोगों ने सुना मार्केस की बेटी ठीक हो चुकी है? तभी दूसरा बोलता है कि सुनने में तो आया है कि मार्केस की बेटी को एक नॉर्दर्न रीजन के बंदे ने, जिसे कोई नहीं जानता, एक कॉस्मेटिक से ठीक कर दिया है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तभी कुछ और बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या किसी कॉस्मेटिक से एक बड़ी बीमारी को ठीक किया जा सकता है? कहीं ये वो कॉस्मेटिक तो नहीं डिनेब, जिसे एल्सबर्ग की काउंटेस मैरियल इधर उधर एडवर्टाइजमेंट करते हुए घूम रही है? फिर भी जिसे डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए उसे कॉस्मेटिक कैसे ठीक कर सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों, भीड़ में हलचल मची हुई है। किसी को रोजालिन के ठीक होने पर विश्वास हो रहा है और किसी को नहीं हो रहा। और दूसरी तरफ ये गिस्लिन के बारे में भी बातें बना रहे होते हैं। इतने में ही आ जाता है वहां पर गिस्लिन, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता है कि क्या यही है क्या बैरन ऑफ फेनरिस गिस्लिन? दोस्तों, गिस्लिन पार्टी में पहुंच चुका है। हमेशा की तरह अपना वही एक हाथ जेब में रखते हुए, स्वैग दिखाते हुए, एटीट्यूड के साथ अंदर आ रहा होता है। तब बेलिंदा कहती है कि यंग लॉर्ड, आप क्या कर रहे हैं? क्या अपना हाथ अब जेब से निकाल सकते हैं? थोड़ी सी स्माइल तो लाइए फेस पर, हम पार्टी में आए हैं। दोस्तों, बेलिंदा तो ऐसे तैयार होकर आई होती है कि इसी के सम्मान में पार्टी दी जा रही है। तब गिस्लिन कह भी देता है कि कहीं तुमने ज्यादा तो नहीं कर दिया बेलिंदा? तब बेलिंदा बोल भी देती है कि नहीं लॉर्ड, मैंने ज्यादा नहीं किया है। आप ही बताइए, मार्केस ब्रैनफोर्ड कब हमारे सम्मान में पार्टी देते हैं और इस तरह की बड़े लोगों की पार्टी में आने का कब मौका मिलता है? हम लोग तो इतनी बड़ी पार्टी अफोर्ड भी नहीं कर सकते और ये तो आपके सम्मान में दी गई है, तो मुझे तो तैयार होना ही था। तब गिस्लिन कहता है कि वैसे मुझे विश्वास तो नहीं हो रहा कि ये पार्टी मेरे सम्मान में है या नहीं। दोस्तों, गिस्लिन को देखकर हर कोई हैरान है कि एक जवान सा लड़का, इसने इतनी बड़ी बीमारी को कैसे ठीक कर दिया। कोई इस बात को पचा नहीं पा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि इस बैंकेट की दूसरी तरफ का बड़ा सा दरवाजा खुलता है और वहां से आता है मार्केस ब्रैनफोर्ड अपनी बेटी के साथ। अब दोस्तों, जैसे ही मार्केस एंट्री लेता है, उसके सम्मान में यहाँ खड़े सारे नोबल्स चुपचाप सीधी लाइन में खड़े हो जाते हैं और वेट करने लगते हैं। रोजल इन सबको सरप्राइज देने के लिए अपना मुंह छुपाकर आई होती है। तभी अपना मुंह सबके सामने लाती है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। रोजलिन आगे बढ़ती है और कहती है कि आप सब कैसे हैं? आप सबसे दोबारा मिलकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। अब दोस्तों, पहले तो रोजलिन की शक्ल को देखकर हर कोई हैरान हो रहा होता है, लेकिन बाद में हर कोई खुशी से नाचने लगता है कि क्या बात है, मैडम तो कितनी सुंदर लग रही हैं। यकीन नहीं हो रहा, ये तो पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई है, बिल्कुल ठीक हो चुकी है। भीड़ में खड़े हर एक इंसान की निगाहें तो रोजलिन की तरफ होती है, लेकिन रोजलिन देख रही होती है गिस्लिन को मुंह घुमाकर। ऐसा लगता है दोस्तों, ये लड़की तो गिस्लिन को पसंद करने लगी है। खैर, लेकिन गिस्लिन हमेशा की तरह चुपचाप मुंह फुलाकर खड़ा होता है। कभी तो हंस दे यार। तभी मार्केस ब्रैनफोर्ड बोलना शुरू करता है कि आप मेरे कहने पर यहाँ आए, आप सबका धन्यवाद। ये पार्टी मैंने दी है अपनी बेटी के बारे में बताने के लिए। मेरी बेटी रोजलिन जो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। इसी के साथ मैं एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। मैंने अपने साथ लेने के लिए एक योग्य इंसान को चुना है। आज मैं उसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूँ। ये सुनते ही नोबल्स में हलचल मच जाती है कि सारी अफवाहें सच थी। एक नया सा बंदा जिसे कोई नहीं जानता, वो मार्केस ब्रैनफोर्ड की शरण पाने जा रहा है। तब यहाँ पर मार्केस कहता है कि देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरी बेटी रोजलिन जो एक बड़ी सी ला इलाज बीमारी से ग्रस्त थी, उसे ठीक करने वाला कोई और नहीं, ये यंग लड़का है बैरन ऑफ फेनरिस गिस्लिन। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि इस लड़की को मैं अपनी शरण में लेता हूँ। मैं इसका गार्डियन हूँ और आज के बाद जिस तरह से आप मेरा सम्मान करते हुए आए हैं, इसी तरह से इसका सम्मान करेंगे। मेरी तरह इसे भी ट्रीट किया जाएगा। बस मैं यही कहना चाहता था और आप सब अब पार्टी को एंजॉय कर सकते हैं। अब दोस्तों, जैसे ही मार्केस दुनिया के सामने ऐलान करता है कि वो गिस्लिन पर्डियम का गार्डियन है, हर कोई यहाँ पर हैरान रह जाता है। हर किसी की आंखों में जलन दिखाई दे रही होती है कि किस तरह से एक नया बंदा खुद मार्केस ब्रैनफोर्ड से जुड़ गया। दोस्तों, ऐसा मौका कभी आता है कि कोई अनजान सा बंदा एक बड़ी शक्ति के साथ जुड़ जाए, जबकि गिस्लिन साम्राज्य के इतने बड़े बंदे के साथ जुड़ चुका है, तो इस बात से हर कोई जलन महसूस कर रहा होता है। तब यहाँ पर गिस्लिन इन सब की आंखों में जलन देख रहा होता है। ये लोग गिस्लिन के बारे में बोल रहे होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक यंग सा लड़का मार्केस ब्रैनफोर्ड के साथ, हाँ, वो ऐसा निर्णय कैसे ले सकते हैं अचानक से। गिस्लिन को इनकी आंखों में साफ साफ जलन दिखाई दे रही होती है, लेकिन तब इसे मार्केस की बात याद आती है जो इसने पार्टी में आने से पहले कही थी। देखो गिस्लिन, मैं तुम्हें बैंक्वेट में
सारे नोबल से मिलाना चाहता हूँ। अब से तुम इनकी दुनिया में जुड़ने वाले हो, इसीलिए सबसे पहले तुम्हें उनसे बात करनी होगी, उनसे जुड़ना होगा ताकि आगे चलकर भविष्य में वो सारे तुम्हारे काम आए। और इस तरह से गिज़लिन फाइनली बाकी सारे नोबल्स के साथ जुड़ने के लिए आ तो गया है, लेकिन अजीब सा महसूस कर रहा होता है। गिज़लिन आसपास नजर घुमाकर देखता है और कहता है कि यहाँ पर राजधानी का हर एक बड़ा इंसान, बड़ा नोबल मौजूद है, इनसे मुझे बात करनी होगी। वैसे बहुत ही अजीब महसूस हो रहा है। दोस्तों पहली बार गिज़लिन को घबराते हुए देखा है इतने सारे बंदों के सामने। तब यहाँ पर सारे बंदे इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि देखो इसे, इसके बारे में कुछ खास तो नहीं है, इसने मार्कस ब्रैनफोर्ड की बेटी को क्या ठीक कर दिया, खुद को पता नहीं क्या समझ रहा है, इसका परिवार तो ऐसा है जिसे कोई जानता नहीं तो शो ऑफ क्या करेगा। ये सारी बातें सुनकर बेलिंदा को गुस्सा आ रहा है कि ये यंग मास्टर के बारे में इस तरह की घटिया बातें कैसे कर सकते हैं। गिज़लिन भीड़ के बीच में फंस चुका है। तभी हम देखते हैं कि खुद रोज़लिन आगे बढ़ती है और गिज़लिन के सामने आकर खड़ी हो जाती है। इसके सामने झुकते हुए कहती है कि मैं आपको अभिवादन देती हूँ कि आपने मुझे ठीक कर दिया। आप इन सब की बातों पर ध्यान मत दीजिए। देखिए जैसे ही कोई इंसान फेमस होता है तो उसके बारे में लोग बकवास करते ही हैं। इन सारी बातों के बारे में आपको सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तब गिज़लिन कहता है कि पता नहीं मैं फेमस हुआ हूँ या फिर नीचे गिरा हूँ, इनकी आंखों की जलन को देखकर मुझे अपने शरीर पर जलन महसूस हो रही है। तब रोज़लिन बोलती है कि तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, इन्हें जलन तो महसूस होगी ही कि मैं जो एक पब्लिक फिगर है जो इतने दिनों से बीमार थी, इनकी सबकी आंखों के सामने नहीं आ रही थी, वो अब लौट आई है। इसे देखकर इन्हें अजीब तो लग ही रहा है। इसके अलावा अचानक से मेरे फादर ने अनाउंसमेंट कर दी कि वो तुम्हारे गार्डियन होंगे, इस बात से इन लोगों को जलन तो महसूस होगी। इन सब की बातों पर आप ध्यान मत दीजिए, चलिए मैं आपको सभी जरूरी इंसानों से मिलाती हूँ, आगे बढ़िए मेरे साथ। तब ये रोज़लिन गिज़लिन की तरफ हाथ बढ़ाती है उसे अपने साथ ले जाने के लिए। ये देखकर फाइनली गिज़लिन पीछे मुड़कर बेलिंदा की तरफ देखता है। बेलिंदा हाथों से इशारा करती है कि जाओ एंजॉय करो और फाइनली गिज़लिन की शक्ल पे थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी मुस्कान दिखाई देती है। दोस्तों लड़की काफी समझदार है और ये गिज़लिन को प्रोटेक्ट कर रही है। यहाँ पर सचमुच उसकी गार्डियन बनकर ऐसा लग रहा है। दोस्तों गिज़लिन की गर्लफ्रेंड को इसी लड़की को होना चाहिए, क्योंकि ये साम्राज्य की इतनी ताकतवर लड़की है और गिज़लिन भी आगे चलकर ताकतवर बनेगा ही, और इस तरह से दोनों की जोड़ी बिल्कुल ठीक रहेगी। क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रोज़लिन गिज़लिन को सारे लोगों से मिलवाना शुरू करती है और जानकारी बताती है कि रॉयलिस्ट फैक्शन में सबसे ज्यादा 3 जरूरी ग्रुप हैं जिनके बारे में तुम्हें जानना जरूरी है। दोस्तों रॉयलिस्ट फैक्शन 3 मुख्य भागों में बटा हुआ है। उनमें से सबसे पहला भाग है एल्सपर परिवार। एल्सपर परिवार वही है जिसकी काउंटेस मैरियल ने गिज़लिन की कॉस्मेटिक क्रीम को प्रमोट किया था। एल्सपर परिवार जो बहुत ही ज्यादा अमीर है, जो राजधानी के सांस्कृतिक विरासत और उससे जुड़ी चीजों को संभालता है। रॉयलिस्ट फैक्शन का दूसरा मुख्य ग्रुप है चीफ जस्टिस का, यानी कि मुख्य न्यायाधीश, जो राजधानी के साथ ही साथ पूरे साम्राज्य की कानून व्यवस्था को संभालने का काम करता है और पूरी शासन व्यवस्था को कंट्रोल करता है। रोज़लिन गिज़लिन को मिलवाती है इनसे और बोलती है कि ये यहाँ के चांसलर के सबसे छोटे बेटे हैं, सर बेलोर नॉर्टन, की कानून व्यवस्था को संभालते हैं और उसके अलावा ये हमारे रिश्तेदार भी हैं। जैसा कि पिछले चैप्टर में बताया गया था कि चांसलर की बेटी से ही इसके बाप यानी कि मार्कस ब्रैनफोर्ड की शादी हुई थी, तो बेसिकली ये इसका मामा है। अब आगे तीसरे ग्रुप के बारे में दिखाया जाता है, वो है राजधानी की आर्मी का। हमें 3 बंदे दिखाए जाते हैं जिनमें सबसे आगे है पूरे साम्राज्य की, राजधानी की सारी आर्मी को संभालने वाला चीफ सेनापति यानी कि प्रधान सेनापति, जिसका नाम है सर मार्कस मॉरिस मक्वेर। बेसिकली दोस्तों एक साम्राज्य में जितने भी बड़े बड़े बंदे हो सकते हैं वो यहीं पर इसी जगह पर मौजूद थे जिनसे रोज़लिन गिज़लिन को मिलवा रही थी। तब रोज़लिन आगे गिज़लिन से कहती है कि जिन लोगों से मैंने आपको मिलाया है ये पूरे साम्राज्य में सबसे ज्यादा जरूरी हैं। ये सारे नोबल्स जो पूरे साम्राज्य को संभालने का काम करते हैं, जिनके पास ताकत है, जो फाइनेंस संभालते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, इसके अलावा राज्य की मिलिट्री को संभालने का काम भी यही तीनों लोग करते हैं। तो आप बताइए कि किससे सबसे पहले आप जाकर मिलेंगे, किसका सम्मान आप पहले करेंगे। ये बात याद रखिएगा कि जिसको भी आप पहले चुनेंगे दूसरा कहीं आपसे बुरा न मान जाए। दोस्तों बंदी ने तो फंसा दिया इतने सारे बड़े बड़े लोगों के बीच में गिज़लिन को। अब गिज़लिन सोच रहा है कि इन तीनों ग्रुप्स में से सबसे पहले जाकर किससे बात करे, अगर एक से बात करेगा तो कहीं दूसरा बुरा न मान जाए। तब गिज़लिन को यहाँ पर रोज़लिन के बाप की बात याद आती है जिसने कहा था कि अब तुम एक नई जगह पर कदम रखने वाले हो, इन लोगों को तुम नहीं जानते लेकिन ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस नई दुनिया में सोच समझ कर फूक फूक कर कदम रखना, कोई भी गलती मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। दोस्तों गिज़लिन के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है। तीनों ग्रुप के मुख्य लोग इसे लगातार घूर रहे होते हैं कि किससे आकर ये सबसे पहले मिलेगा। गिज़लिन की जान हलक में अटकी हुई है, इसीलिए वो जल्दी से राहत की सांस लेता है और कहता है कि
खुद को संभाल गिस्लिन। तब सबसे पहले ये आगे बढ़ता है एल्सबर्ग से मिलने के लिए। एल्सबर्ग परिवार वही है ना दोस्तों जिसने सबसे पहले इसकी मदद की थी। आखिरकार उसकी रानी ने तो इसकी क्रीम को प्रमोट किया था। गिस्लिन सबसे पहले काउंट एल्सबर्ग के पास जाता है और उसे अपना नाम बताता है। इसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और गिस्लिन से बात करने लगता है। दूसरी तरफ प्रधान सेनापति मोरिस बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि क्या इसने मुझे नहीं चुना पहले। तभी रानी मैरियल गिस्लिन से कहती है कि हमारा छोटा भाई तो हमसे मिलना पहले नहीं बोला। तब गिस्लिन कहता है कि आपको नहीं लगता कि ये फॉर्मल मीटिंग है। जिस पर रानी मैरियल कहती है कि क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी तुम हमसे सबसे पहले मिलने के लिए आए हो, हमारा सम्मान करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। गिस्लिन तो बातों में लगा है, लेकिन दूसरी तरफ प्रधान सेनापति मोरिस बेचैन महसूस कर रहा होता है कि मेरी इज्जत इनसे कम कैसे हो सकती है। प्रधान सेनापति मोरिस के पीछे खड़े दो बंदों में से एक बोलता है कि हमें तो सुनने में आया था कि ये लड़का मार्ग्रेव का लड़का है, तो इसे सबसे पहले आकर हमारे प्रधान सेनापति मोरिस से मिलना चाहिए था, लेकिन ये तो एल्सबर्ग के पास चला गया। तब दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ पता नहीं, ऐसा लगता है कि हमारे मार्कस ब्रैनफोर्ड बूढ़े हो चुके हैं, पता नहीं किस किस लोग को अपनी टीम में ले लेते हैं जिन्हें ये भी नहीं पता कि सबसे पहले सम्मान किसका करना है। दोस्तों ऐसा लगता है कि जानबूझकर गिस्लिन इन्हें परेशान कर रहा होता है। अब गिस्लिन एल्सबर्ग से बात करने के बाद आगे बढ़ता है। मोरिस को लगता है कि मेरी तरफ ही आएगा, लेकिन गिस्लिन इसके सामने से एटीट्यूड दिखाता हुआ चला जाता है चीफ जस्टिस के पास। मोरिस बेचारा बहुत ही ज्यादा गुस्से में है कि मुझ पर भी ध्यान दे ले। अब दोस्तों जैसा कि गिस्लिन ने मोरिस को इग्नोर कर दिया है और वो चीफ जस्टिस के बेटे के पास गया है, तब वो उससे बात करने लगता है, उसे नाम बताता है। तब चीफ जस्टिस का बेटा बोलता है कि आपने हमारे लिए जो कुछ किया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा लग रहा है कि मेरे दिल से बहुत ही बड़ा बोझ आपने हटा दिया है, क्योंकि आपने हमारी प्यारी रोज़लिन को ठीक कर दिया है। वैसे मुझे मार्कस ब्रैनफोर्ड से पता चला कि आप ड्वार्फ्स और एल्फ दासों को पाना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मैं टैक्स फ्री दासों को आपको दूंगा, मैं सारी चीजों को संभाल लूंगा और कागजी कार्रवाई भी करवा दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि जादूगरों के साथ साथ यहाँ पर बोने और इस तरह की प्रजातियां भी एग्जिस्ट करती हैं जिन्हें दासों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और इस वक्त चीफ जस्टिस का बेटा गिस्लिन से वादा कर रहा होता है कि वो बिना किसी टैक्स के गिस्लिन को दास दे देगा, यानी कि ड्वार्फ्स को इसके हवाले कर देगा। अब दोस्तों गिस्लिन इसे धन्यवाद देता है और इससे बातें खत्म करने के बाद फाइनली जाता है प्रधान सेनापति मोरिस के पास। मोरिस बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि उसका नंबर आखिरी में आया है। मोरिस कहता है कि तुझे क्या लगता है कि तेरे पीछे मार्कस ब्रैनफोर्ड खड़े हैं, तो तुझे लगता है कि तुम मुझे नीचे दिखाएगा? तेरी इतनी हिम्मत, ये मत सोचना कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तुझे किसी भी वक्त काट सकता हूँ, समझो। गिस्लिन इसकी बातों को इग्नोर करता और कहता है कि ठीक है मैं आपकी बात समझ गया, मुझे आपसे कई सारे कामों की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी भविष्य में, इसीलिए मेरा साथ दीजिएगा। गिस्लिन तो इससे बात करके आगे बढ़ जाता है, लेकिन मोरिस बिल्कुल भी खुश नहीं है, बड़बड़ा रहा होता है कि हाँ ये पता नहीं कंट्री साइड का ब्रैड कहाँ से आ गया, इसने मेरी बेइज्जती की है। ये सिर्फ इसीलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि एल्सबर्ग ने इसकी पहले मदद की थी। और उसके बाद बात करें तो ब्रैनफोर्ड, वो तो सर नॉर्टन से पहले ही रिश्तेदारी में जुड़ा हुआ है, इसीलिए इन दोनों को पहले चुना और मेरी बेइज्जती करके मुझे बाद में। अब दूर खड़ा मार्कस ब्रैनफोर्ड ये सारी चीजें देख रहा होता है और समझ जाता है कि गिस्लिन ने सारी चीजें आसानी से संभाल ली है, कुछ ना कुछ तो पीछे छूटता ही, ये बात तो वो जानता ही है। तब यहाँ पर रोज़लिन गिस्लिन से कहती है कि तुमने ये सब जानबूझकर किया ना, इस तरह से सबसे मिलना, तुमने प्रधान सेनापति मोरिस को बाद में जानबूझकर मिला ना? तब गिस्लिन कहता है कि नहीं, मैंने बस अपने दिल को फॉलो किया। बेसिकली दोस्तों गिस्लिन ने बिल्कुल सही किया है। गिस्लिन ने सबसे पहले उससे मिला जिसने इसकी मदद की है, उसके बाद उससे जो कि मार्कस ब्रैनफोर्ड के लिए ज्यादा जरूरी है, यानी कि उनके रिश्तेदार, और बाद में ये प्रधान सेनापति से मिला जो उनके नीचे रहकर काम करते हैं। दोस्तों भीड़ में कुछ बंदे गिस्लिन से बहुत ही नाराज है, लेकिन कुछ बंदे बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इन्हीं में से कुछ बंदे आकर गिस्लिन को घेरते हैं और कहते हैं कि बैरोन फेनरिस इधर आइए, हम आपके लिए गिफ्ट लाए हैं। हमने सुना कि एक बड़ी सी असंभव लड़ाई में अपने क्षेत्र की रक्षा की है, तो हम आपको इस बात के लिए रिवॉर्ड देना चाहते हैं। हम बहुत ही ज्यादा खुश हैं, आप हमसे मिलने आइएगा। और इस तरह से सब इसका अभिवादन कर रहे होते हैं। तब पीछे खड़ा एल्सबर्ग परिवार और सर नॉर्टन यानी कि चीफ जस्टिस आपस में बात कर रहे होते हैं। काउंट एल्सबर्ग बोलता है कि इसने तो प्रधान सेनापति को चिढ़ा दिया है लगता है। तब यहाँ पर मैरियल बोलते हैं कि फर्क क्या पड़ता है, ये एक बस सिंपल मैन है। तब चीफ जस्टिस का बेटा बोलता है कि हाँ वैसे इतनी बड़ी बात तो नहीं है, मोरिस मैक्वायर ऐसा आदमी नहीं है, वो इसे परेशान करेगा, लेकिन हाँ
काट नहीं डालेगा, वो बस थोड़ा सा जल कुकड़ा बन रहा है। इतने में मार्कस ब्रैनफोर्ड इनकी बातों को ज्वाइन करता है और कहता है कि हाँ, तुम लोगों ने बिल्कुल सही कहा, वैसे भी उस लड़के ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया है। उसने रोजालिन की वो बीमारी ठीक करी है जिसके बारे में कोई जानता तक नहीं था कि कौन सी बीमारी है, ऐसा हर कोई नहीं कर सकता। तब यहाँ पर नॉर्टन कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, तुमने एक बहुत ही अच्छा दोस्त चुना है अपने लिए ब्रैनफोर्ड भाई। तब मार्कस ब्रैनफोर्ड बोलता है कि नहीं, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है, वो तो खुद इस लड़के की इच्छा शक्ति थी जो इसे यहाँ पर ले आई, इसे ताकत दी मेरे सामने खड़े होने की। मैं समझ गया हूँ कि इस लड़के में कुछ तो बात है जिसने ऐसी लड़ाई को जीता है जो कोई भी नहीं जीत सकता था। यकीन नहीं होता कि इसने किस तरह से जीता। वैसे इसमें एक अलग बात है, ये आसपास की चीजों को देखकर वहाँ के माहौल को समझ सकता है और उसी हिसाब से डिसीजन ले सकता है। ऐसी काबिलियत हर एक में नहीं होती है, इसीलिए मुझे यही बात समझ में आई कि इस लड़के में वो काबिलियत है कि ये मेरे सहयोग के लायक है कि मैं इसका साथ दूं। तो ब्रैनफोर्ड को भी गिस्लिन के अंदर एक अलग सी बात दिखाई दे रही होती है, इसे पता है कि ये आगे चलकर कुछ बड़ा करेगा। तब यहाँ पर मार्कस ब्रैनफोर्ड सोच रहा होता है कि वैसे तो ये लड़का मेरे सहयोग के साथ बहुत ही ज्यादा चमक रहा है, हर किसी की नजर इस लड़के पर ही है, लेकिन मैं नहीं चाहता कोई काली परछाई इसके पीछे पड़ जाए जो इसे अंधेरे में खींचने की कोशिश करे। मेरे इसके साथ होने से कहीं इसके लिए खतरा न बढ़ जाए। दोस्तों, मार्कस ब्रैनफोर्ड की चिंता बिल्कुल ठीक थी। जब कोई आदमी इतना बड़ा बनता है ना, तो उसके दुश्मन भी लगातार बनते ही जाते हैं। और तभी यहाँ पर फाइनली गिस्लिन का दुश्मन दिखाई देता है। अचानक से बैंकेट का दरवाजा खोलता है, किसी बंदे की छड़ी की आवाज जोर जोर से आ रही होती है। तभी हमें एक बंदा दिखाई देता है जो अंदर चलते हुए आता है, जिसे देखकर खुद गिस्लिन भी हैरान हो जाता है। सबकी निगाहें दरवाजे की तरफ ही हैं। गिस्लिन इस बंदे को देखकर बोल रहा होता है कि फाइनली ये लोग बाहर आ गए, आखिरकार सांप अपने बिल से बाहर निकल ही आया। मेरा जानी दुश्मन ड्यूक डेल्फिन, उसने अपने लोगों को बिल से बाहर निकाल कर भेज ही दिया ना। ये सामने से आ रहा बंदा मेरे जानी दुश्मन ड्यूक डेल्फिन का मुख्य सलाहकार है, उसका सबसे ज्यादा करीबी है जो आज मेरे सामने आ ही गया। ड्यूक डेल्फिन की हर एक चीज के पीछे, हर एक तैयारी के पीछे, हर एक हमले के पीछे जिस बंदे की स्ट्रेटेजी होती है, जिसका दिमाग होता है, यही है वो कमीना बंदा, रॉल जोसेफ। सो दोस्तों, गिस्लिन के दुश्मनों में से एक दिखा दिया गया है, ये ड्यूकल हाउस का स्ट्रेटेजिस्ट है, यानी कि वहाँ का मुख्य सलाहकार जो काफी चीजें डिसाइड करता है। और आज वो फाइनली गिस्लिन के सामने आ ही गया। लेकिन अब जबकि गिस्लिन के दुश्मन फेस टू फेस आ चुके हैं, तो क्या ये रोल जोसेफ आकर गिस्लिन से बात करने की कोशिश करेगा? इस चैप्टर में दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट बंदों को दिखाया गया है। कुछ मजाकिया सीन तो आए, लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत सारे ताकतवर बंदों को दिखा दिया गया है इस चैप्टर में। अब किस तरह से ये चीजें आगे बढ़ेंगी ये देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाय।